हनुमानगढ़ दरमियाने दर्जे का शहर था। यहाँ चंद अच्छे और दरमियाने दर्जे के होटल थे, लेकिन सीता ने शहर के नवाही इलाके में वाक़या एक गेस्ट हाउस को तरजीह दी। जिस ट्रेन पर हम बठिंडा से यहाँ आए थे, उसने हमें दोपहर 4 बजे के करीब हनुमानगढ़ पहुँचाया था। स्टेशन से निकलकर ऑटो रिक्शा पर यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया था। रेलवे स्टेशन से निकलकर सीता ने रिक्शे वाले को गेस्ट हाउस का पता बताया था। उससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये शहर उसके लिए अजनबी नहीं था। उस वक्त अगरचे 5 बज चुके थे, मगर फिजा में हल्की सी तपिश अब भी मौजूद थी। इस शहर के चारों अतराफ दूर दूर तक रेगिस्तान था और रेगिस्तान की गर्मी शहर को भी असरअंदाज करती थी। ऑटो रिक्शा जैसे ही गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुका, एक अधेड़ उम्र मुलाजिम दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने पहले हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया और फिर वो बैग उठा लिया जो हम दोनों का कुल असासा था। मैं सीता के साथ बजरी वाली रविश पर चलता हुआ लान की तरफ देख रहा था। तमाम मेज़ें खाली थी। लान की दूसरी तरफ दरख्तों के नीचे बारबेक्यू स्टैंड भी लगा हुआ था, मगर वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गेस्ट हाउस की इमारत एक बहुत बड़े डबल स्टोरी बंगले पर मुश्तमिल थी। बरामदा बहुत वसीउल अरीज था। फर्श सफ़ेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़ों से बना हुआ था। एक काफ़ी टेबल और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। बरामदे के किनारों के साथ साथ पौधों के गमले भी रखे हुए थे। हम मुलाजिम के पीछे चलते हुए बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। आगे एक कुशादा राहदारी थी, जिसके एक तरफ इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था और सामने ऊपर जाने के लिए जीना था, जिस पर ग्रे रंग का कालीन बिछा हुआ था। काउंटर और जीने के बीच में भी इतनी कुशादा जगह थी कि 3-4 आदमी पहलू ब पहलू आसानी से गुजर सके। इससे आगे एक वसी हाल नजर आ रहा था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे और कई सोफा नुमा सीटें एक दूसरे के सामने मुनासिब फासलों पर रखी हुई थी। हर 2 सीटों के बीच शीशे की टॉप वाली कॉफी टेबल भी नजर आ रही थी। इस हाल की दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी राहदारी थी और इससे आगे गालिबन किचन था। मुलाजिम काउंटर के सामने रुक गया। उसने हमारा बैग नीचे रख दिया। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जवानी में कयामत रही होगी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और वो ताज़ा दम लग रही थी। उसने गोल्डन बॉर्डर वाली गहरी साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू नीचे लटका हुआ था। उसने होंठों पर पेशावराना मुस्कुराहट लाते हुए हमारा इस्तकबाल किया और सामने रखा हुआ एक रजिस्टर खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाता, सीता ने वो रजिस्टर सरका कर अपने सामने कर लिया और बाल पेन उठाकर खाना पूरी करने लगी। मैं खामोश खड़ा उसे देख रहा था और फिर ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने रजिस्टर में मेरा नाम प्रेम कुमार और अपना नाम कन्या कुमारी लिखा था और उससे आगे वाले खाने में पति पत्नी लिखा था। हम पठानकोट में और इसके बाद सफ़र में भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते आए थे, लेकिन यहाँ आकर यकायक हिंदवाना नामों की तब्दीली मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। कितने दिन क़याम का इरादा है, मिसिस प्रेम कुमार? काउंटर के पीछे बैठी हुई औरत ने रजिस्टर अपनी तरफ सरका कर नाम पढ़ते हुए पूछा। सिर्फ आज की रात। कल सुबह की ट्रेन से हम बीकानेर रवाना हो जाएंगे। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस औरत ने कुछ कहा। सीता ने पर्स में से चंद नोट निकालकर उसके सामने काउंटर पर रख दिए। मेहमानों को रूम नंबर 18 में पहुंचा दो। उस औरत ने नोट समेट कर करीब खड़े हुए मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा, आइए देवी जी। मुलाजिम ने बैग उठा लिया। उसने भी सीता को ही मुखातिब किया था। गालिबन वो समझ गया था कि जो भी कुछ है ये देवी जी ही है। रूम नंबर 18 ऊपर था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने एक हाल की तरफ देखा कि लोग मुख्तलिफ सीटों पर बैठे हुए थे और काफ़ी या चाय पीते हुए मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। रूम नंबर 18 ऊपर की मंजिल पर कॉर्नर में और सामने के रुख पर था। डबल बेड का ये कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। बेड की एक तरफ सफ़ेद फार्मिका की अलमारी और इसके साथ ड्रेसिंग टेबल था। दूसरी तरफ दीवार के साथ सोफा बिछा हुआ था, जिसके सामने शीशे की टॉप वाली काफी टेबल भी थी। दाखिली दरवाजे के साथ ही बाथरूम का दरवाजा था। एक और दरवाजा सोफे से जरा आगे था। मुलाजिम ने हमारा बैग बेड पर रख दिया और वो पर्दा भी हटा दिया। उस दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा सी गैलरी थी, जिसके अतराफ में पाइप की ग्रिल लगी हुई थी और इसके साथ साथ गमले भी रखे हुए थे। कोई जलपान देवी जी? मुलाजिम ने सीता की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, तुम जाओ, सीता ने कहा। जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। मुलाजिम शायद टिप मिलने की उम्मीद पर अब तक खड़ा था। सीता का रूखा सा जवाब सुनकर मुंह लटकाए चला गया। सीता ने दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया और बेड पर गिर गई, थक गई। वो मेरी तरफ करवट लेते हुए बोली, तुम्हारा क्या हाल है प्रेम कुमार जी? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये यकायक नाम बदलने का क्या तुक था? पठानकोट से बठिंडा तक मुसलमानों की अक्सरियत है, सीता ने जवाब दिया।
मुस्लिम धर्म के हवाले से कोई बात होती तो तुम संभाल लेते, अब यहाँ से आगे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। यहाँ हिंदू धर्म के हवाले से कोई बात हुई तो मैं संभाल लूंगी। तुमने अपना नाम क्यों बदला? तुम रजिस्टर पर सीता भी लिख सकती थी। और फिर ये पति पत्नी, ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आया? सीता मुस्कुराते हुए बोली, सीधी सी बात है, रजिस्टर में कुछ तो लिखना था। अगर मैं दुरुस्त लिखती तो बिला वजह हमें शक की निगाहों से देखा जाता और फिर तुमसे भी अलग खाना पूरी कराई जाती। मैंने पति पत्नी लिखकर सारा झंझट ही मुका दिया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी तो हम आए हैं, दम तो लेने दो, प्रोग्राम भी बना लेंगे। वो कहते हुए उठ गई और बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में तुम नहा लेना, फिर हम चाय पियेंगे। वो अपने कपड़े और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। सीता के नहाने के बाद मैं भी नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया और वापस आया तो सीता ने कहा, वेटर को बुलाकर चाय के लिए कह दो, अब तलब हो रही है। मैंने वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबा दिया और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। चंद मिनट बाद वेटर दरवाजे में नमूदार हुआ। मैंने उसे चाय लाने के लिए कह दिया और हम दोनों उठकर बालकनी में बैठ गए। बाहर लान में अब कुछ रौनक नजर आ रही थी। कई मेजों पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। सब जोड़े ही थे, कोई मर्द अकेला या कोई औरत अकेली नहीं थी। लान की दूसरी तरफ बारबेक्यू स्टैंड के चूल्हों में भी कोयले दहक रहे थे और 3 आदमी काम में मसरूफ थे। तीनों ने मैरून रंग के एप्रन बांध रखे थे। 2 के सरों पर शेफ वाली टोपी भी थी। कुछ देर बाद वेटर चाय ले आया। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान सीता ने कमरे से छोटी टेबल उठाकर गैलरी में रख ली और चाय प्यालियों में उड़ेलने लगी। शाम ढलने के साथ साथ मौसम भी खुशगवार होता जा रहा था। सहराई इलाकों की यही एक इनफरादियत होती है। दिन के वक्त तो झुलसा देने वाली गर्मी और शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगता है। हम चाय की चुस्कियां लेते हुए सामने देख रहे थे। रौनक बढ़ती जा रही थी। बाहर से आने वाले कुछ लोग लान का रुख करने के बजाय अंदर हाल की तरफ जा रहे थे। सूरज गुरूब होते ही लान में बरकी कुमकुमे रोशन हो गए। फिजा चिकन टिक्को और कोयलों पर तैयार होने वाले दीगर फास्ट फूड्स की इश्तार आमेज खुशबू से महक उठी। लान में इतने ग्राहकों को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ कयाम पजीर लोग तो कम थे, ज्यादा तादाद बाहर से आने वाले लोगों की थी। शायद ये गेस्ट हाउस किसी खास वजह से शहर में शोहरत रखता था। 9 बजे के करीब तो किसी मेज पर कोई खाली सीट नज़र नहीं आ रही थी। हम दोनों बालकनी में जाकर बैठे और इस रौनक को देखकर लुत्फानंदोज होते रहे। और फिर 10 बजे के करीब हम भी कमरे से निकलकर नीचे आ गए। नीचे वाला हाल भी ग्राहकों से भरा हुआ था। और एक दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि गेस्ट हाउस के अगबी लान में घास फूस के गोल झोंपड़ों की तरह केबिन बने हुए थे जो सिर्फ कपल के लिए मखसूस थे। मैंने बहुत से लोगों को उस तरफ भी आते जाते देखा था। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ कि वो झोंपड़ा नुमा केबिन ग्राहकों की अयाशी के लिए बनाए गए थे। यूं तो भारत में शराब आम थी, हर जगह पी जा सकती थी, लेकिन बाज़ होटलों और गेस्ट हाउसेस ने कुछ असूल बना रखे थे। मसलन इस गेस्ट हाउस के हाल और लान में शराब नोशी ममनू थी, मगर पीछे की तरफ झोंपड़ा नुमा केबिनों में शराब सर्व की जा रही थी। हाल में एक तो सीटें अगरचा खाली थी, मगर सीता का रुख बाहर की तरफ था। मैं भी उसके साथ साथ चलता रहा और बरामदे से निकलकर हम लान के किनारे पर रुक गए और तजस्सुस भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। लान की तमाम मेजें भरी हुई थी, लेकिन तकरीबन उसी वक्त कोने की मेज से एक औरत और 2 आदमी उठते हुए नजर आए। सीता मुझे इशारा करते हुए उस तरफ बढ़ गई और इससे पहले कि कोई और उस तरफ आता हमने उस टेबल पर कब्जा जमा लिया। थोड़ी देर बाद वेटर मेन्यू कार्ड ले आया था और तब मुझे पता चला कि हिरन के कबाब इस गेस्ट हाउस की स्पेशल डिश थी। हिरन राजस्थान में बकसरत पाए जाते थे, लेकिन बेशतर इलाकों में इसके शिकार पर पाबंदी है। इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर इसका शिकार होता है। हनुमानगढ़ में 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे थे जहां हिरन का गोश्त पकता था, लेकिन इन रेस्टोरेंटों पर भी आए दिन छापे पड़ते रहते थे और भारी जुर्माने किए जाते थे। इस गेस्ट हाउस की मालका अलका त्रिवेदी बेवा थी। उसका शौहर नटवर सिंह जब जिंदा था तो उसने खूब हाथ पैर फैलाए थे। अलका त्रिवेदी भी उन दिनों जवान थी। वो अपनी जवानी में यकीनन कयामत रही होगी। नटवर सिंह ने बीवी के हुस्न शबाब से खूब फायदा उठाया था। ये शानदार गेस्ट हाउस और इसके अतराफ में लंबी चौड़ी जमीन जवानी में बड़े लोगों से ताल्लुकात ही की मरहून मिन्नत थी। नटवर सिंह को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। अलका त्रिवेदी ने कभी हिंदू औरतों की तरह सफेद साड़ी नहीं पहनी थी। वो बेवगी का लिबास पहन
जानकर जिंदगी की खुशियों और नेमतों से महरूम नहीं होना चाहती थी, उसने अपने और मरहूम शौहर के दोस्तों से ताल्लुकात जारी रखे। आज अगरचा उसकी उम्र ढल रही थी, लेकिन अब भी उसमें बड़ा दमखम था और ये उसके ताल्लुकात का ही नतीजा था कि उसके गेस्ट हाउस में धड़ल्ले से हिरन के गोश्त के लजीज कबाब तैयार हो रहे थे और उसे कभी किसी पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ा था। हिरन के गोश्त ही की वजह से यहाँ ग्राहकों का रश था और मेरा ख्याल था कि यहाँ हिरन ही नहीं, पिछली झोंपड़ी नुमा केबनों में नस्वानी गोश्त की भी तिजारत होती थी। ये गेस्ट हाउस अयाशी का अड्डा था। खाना खाते हुए मैंने महसूस किया कि बहुत से मर्द सीता को घूर रहे हैं। बाज आदमियों का अंदाज तो ऐसा था कि जैसे वो उसे नजरों ही नजरों में खा जाएंगे। इसी दौरान वेटर ने करीब आकर सीता के कान में सरगोशी की। वो चौंक से गई और इधर उधर देखने लगी। वेटर चला गया। सीता की आंखों में और चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए थे। खाना खत्म करके वो उठ गई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर उठकर एक तरफ चली गई। मैं अकेला बैठा इधर उधर देखता रहा। वेटर बर्तन उठाकर ले गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद एक औरत किसी मेज से उठकर मेरी तरफ आ गई। वो बेतकल्लुफी से सीता वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये कॉल गर्ल्स होती ही ऐसी हैं, बीच मझधार में छोड़कर चली जाती हैं। मेरे साथ चलो, खुश कर दूंगी और तुम्हारी जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ से अपनी मर्जी से उठ जाओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। वो गड़बड़ा सी गई। उसे शायद मुझसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसने वहाँ से उठने में देर नहीं लगाई। सीता की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी तशवीश नुमाया थी। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। एक पुराना जानने वाला मिल गया था। उस तरफ खड़ी उससे बातें कर रही थी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए एक तरफ इशारा किया। यहाँ तुम्हारा जानने वाला? मेरे लहजे में हैरत थी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, जो यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये राजस्थान है और इस खित्ते का हर शहर एक तारीखी मकाम रखता है। कॉलेज के जमाने में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो मान सिंह के घर पर ही कयाम किया था। अब उसने मुझे देख लिया और वेटर को पैगाम भेजकर मुझे बुला लिया। वो यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो समझा था कि तुम मेरे पति हो सकता है नाराज हो जाओ, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है वही बात हो जो वो कह रही थी। इसके बाद हम ज्यादा देर वहां नहीं बैठे। सीता ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और हम अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सीता बिस्तर पर ढेर हो गई। मैं बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया और लान की रौनकों को देखने लगा। 12 बजे के करीब मैं अंदर आ गया। सीता लेटी हुई सामने दीवार को घूर रही थी। मैं खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि बाहर जाने से पहले तो वो बहुत चहक रही थी, लेकिन उस अजनबी से मुलाकात के बाद वो एकदम खामोश सी हो गई थी। मैंने सीता से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो टाल गई और मौजू बदल कर बातें करने लगी। 1 बज रहा था। बाहर से आने वाली आवाजें भी खत्म हो गई थी। मुझे नींद आने लगी। मैंने बालकनी वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और तेज़ रोशनी वाला बल्ब बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और सोफे पर लेट गया। सीता भी बातें करते करते ऊँगने लगी और फिर मेरी भी आंख लग गई। खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। सीता बेड पर नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर अंदर की बत्ती बुझी हुई थी। गैलरी वाला दरवाज़ा भी बंद था। मैंने हौले से सीता का नाम लेकर पुकारा और उठकर बाथरूम में भी झांक लिया। मैंने बाहर वाले दरवाजे का हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा तो दरवाज़ा नहीं खुला। बाहर से कुंडा लगा हुआ था। जहन में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। मैं सोफे पर आकर बैठ गया और सीता के बारे में सोचने लगा। वो कहाँ चली गई थी? मेरे जहन में बार बार उस पुरस्कार अजनबी का ख्याल उभर रहा था। उससे मुलाकात के बाद ही वो कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी थी। वो पुरस्कार मुलाकाती कौन था? मैंने उसे नहीं देखा था। क्या सीता मुझे धोखे में रखकर उसी से मिलने गई है? शहर की किसी इमारत पर लगे हुए घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। जहन में एक अंदेशा ये भी था कि सीता मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर मुझे फंसाना होता तो वो बहुत पहले ऐसा कोई कदम उठा चुकी होती। हल्का सा खटका सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से कोई बहुत एहतियात से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था।
मैं जल्दी से सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। दरवाजा खुलने और फिर आहिस्तगी से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने एक आंख में बहुत मामूली सी झुर्री पैदा करके देखा। वो सीता थी जो दरवाजा बंद करके दबे कदमों आगे बढ़ रही थी। उसकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई थी। करीब पहुंची तो मैंने वो आंख पूरी तरह बंद कर ली। सीता एक लम्हे को मेरे करीब रुकी और फिर बेड पर लेट गई। मैंने एक बार फिर आंख में झुर्री पैदा करके देखा। वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी थी। सीता तो शायद थोड़ी ही देर बाद सो गई थी, लेकिन मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि सीता रात के आखिरी पहर चोरी छुपे कहाँ गई थी, और फिर यही सोचते हुए मैं भी नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 8 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। सीता उस वक्त भी कमरे में नहीं थी। वो बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने उठकर बाहर वाला दरवाजे का हैंडल घुमाया तो इस मर्तबा वो आसानी से खुल गया। मैंने बाहर झांका तो राहदारी के इख्तिताम पर जीने के करीब कुछ लोग खड़े थे। उनमें सीता भी थी। मुझे देखकर वो तेजी से इस तरफ आ गई और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त 8 बज रहे हैं और तुम रात को कह रही थी कि 10 बजे वाली ट्रेन से हमने जाना है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब शायद हम 10 बजे वाली ट्रेन से ना जा सकें, 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। सीता ने जवाब दिया, क्यों? प्रोग्राम में ये तब्दीली क्यों? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है। सीता ने बताया, नीचे पुलिस आई हुई है। उन्होंने गेस्ट हाउस में क़याम पजीर तमाम मेहमानों को रोक लिया है। कोई इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकता। ओह, कौन कत्ल हुआ है? कैसे? मेरा मतलब है कुछ मालूम हुआ? गेस्ट हाउस की पिछली तरफ एक झोंपड़े नुमा केबिन में एक आदमी की लाश मिली है। उसका गला घोट कर हलाक कर दिया गया है। सीता ने बताया, लाश का इंकशाफ सुबह 6:30 बजे उस वक्त हुआ जब गेस्ट हाउस का सफाई करने वाला मुलाजिम केबिनों की सफाई कर रहा था। उस केबिन में उस शख्स को पड़े देखा तो पहले वो यही समझा कि कोई गाहक नशे में धुत पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसे हिलाया जुलाया तो पता चला कि वो खत्म हो चुका है। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने ये इंकशाफ किया कि इसे गला घोंट कर हलाक किया गया है। इसके गले पर ऐसे निशान साफ नजर आ रहे हैं जैसे रस्सी लपेटी गई हो। पुलिस ने पूछगछ के लिए तमाम मेहमानों को रोक लिया है, इसलिए हम 10 बजे वाली ट्रेन से नहीं जा सकते। मैं गहरी नजरों से सीता की तरफ देखने लगा। सीता रात के पिछले पहर चोरी छुपे कमरे से बाहर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे। क्या सीता उस पुरस्कार अजनबी से मिलने गई थी? क्या वो लाश उस अजनबी की थी? और क्या सीता ने उसे कत्ल किया था? मेरी तरफ इस तरह क्या घूर रहे हो? सीता मुझे इस तरह घूरते हुए पाकर गड़बड़ा सी गई। ओह, कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। लगता है यहाँ हमारे लिए कुछ उलझन पैदा हो गई है। कुछ नहीं होगा, सीता ने जवाब दिया। पुलिस भी जानती है कि कातिल गेस्ट हाउस के मेहमानों में से नहीं हो सकता। वो महज खानापूरी के लिए मामूल के मुताबिक कुछ सवालात करेगी और बस। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। नाश्ता हमने कमरे में ही मंगवा लिया था। नाश्ते के बाद हम बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि 9:30 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सीता ने उठकर दरवाजा खोला। एक सब इंस्पेक्टर था और उसके साथ गेस्ट हाउस की मालिका एलका त्रिवेदी, जो खासी परेशान लग रही थी। सब इंस्पेक्टर 15-20 मिनट तक हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनके जवाबात ज्यादातर सीता ने ही दिए। उसने मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया था। ठीक है मिसेस प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर ने सीता की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को जो जहमत हुई है उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो गेस्ट हाउस से जा सकते हैं। हम तो 10 बजे की ट्रेन से बीकानेर जाना था, मगर इस ट्रेन का वक्त तो निकल गया है। अब 2 बजे वाली ही गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, सीता ने कहा। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर माजरत की और एलका त्रिवेदी को इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दिन का बाकी हिस्सा हमने कमरे में ही गुजारा। 11 बजे के करीब पुलिस चली गई। 1 बजे के करीब हमने दोपहर का खाना खाया और सीता ने काउंटर पर जाकर हिसाब चुकाया और उसकी थोड़ी ही देर बाद हम गेस्ट हाउस से रुखसत हो गए। बहुत सुस्त रफ्तार ट्रेन थी। शाम से जरा पहले हम बीकानेर पहुंच गए। ये हनुमानगढ़ से बड़ा और ज्यादा कदीम शहर था। यहाँ भी हमने दरमियाने दर्जे के एक होटल में क़याम किया। इस्तकबालिया काउंटर पर रजिस्टर की खानापूरी सीता ने ही की। यहाँ भी उसने मेरा नाम प्रेम कुमार और अपने आप को मिसिस प्रेम कुमार लिखा था। रेगिस्तान में ट्रेन पर चंद घंटों के इस सफर ने मुझे थका दिया था। सीता के चेहरे पर भी थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। हनुमानगढ़ में तो हम रात को कमरे से निकल कर लान में आ गए थे, लेकिन यहाँ हम कमरे से बाहर नहीं निकले। रात का खाना भी कमरे में ही मंगवा लिया था। सुबह 7 बजे नाश्ता करके हमने होटल छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि एक बार फिर ट्रेन का सफर दरपेश होगा, लेकिन सीता ने बताया कि बीकानेर से जैसलमेर की तरफ रेलवे लाइन नहीं थी। अलबत्ता पोखरान से ट्रेन मिल सकती थी। बीकानेर से पोखरान तक का सफर बस में करना पड़ा। बस तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब पोखरान पहुंच गई।
बड़ी शदीद गर्मी थी, आसमान से आग बरस रही थी और दिमाग पिघलता जा रहा था। आगे तकरीबन 115 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। यहाँ से शाम के वक्त ट्रेन भी मिल सकती थी, लेकिन शायद सीता में भी सफ़र जारी रखने की हिम्मत नहीं रही थी। इसलिए हम एक ऑटो रिक्शा में बैठकर एक होटल में पहुंच गए। यहाँ हमें एयर कंडीशन कमरा मिल गया। हम दिन भर कमरे में बंद रहे। बाहर गर्मी इस शिद्दत की थी कि कमरे से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात का खाना भी सीता ने कमरे में ही मंगवा लिया। वो बाहर निकलने से गुरेज कर रही थी। उसके बारे में मेरे जहन में जन्म लेने वाले शुबहात बढ़ते जा रहे थे। हनुमानगढ़ में उस पुरस्कार अजनबी से मुलाकात और उसी रात उसके कत्ल के बाद सीता को चुप सी लग गई थी। वो मुसलसल कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कई मर्तबा पूछना चाहा था कि वो गेस्ट हाउस में रात के आखिरी पहर चोरी छुपे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं दिल की बात जबान पर ना ला सका। सुबह हम देर तक सोते रहे। नाश्ते के बाद सीता मुझे कमरे में ही छोड़कर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई। वो पसीने में शराबूर हो रही थी। बस स्टैंड तक गई थी। उसने खुद ही बताया, आगे तकरीबन 125 किलोमीटर का फासला है। रेल में एयर कंडीशन पार्लर में यहाँ से सीट मिलना मुश्किल हो रही थी। 4 बजे वाली एयर कंडीशन में सीट मिल गई है। हम 7 बजे तक जैसलमेर पहुँच जाएंगे। इस वक्त वहाँ का मौसम भी किसी कदर खुशगवार होगा। हम मौसम की शिद्दत से बचने के लिए जिंदगी भर तो एयर कंडीशन कमरों में नहीं दुबके रहेंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, मैंने कहा। जैसलमेर, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुमने तो बताया था कि तुम जयपुर की रहने वाली हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं जैसलमेर कहाँ है और जयपुर कहाँ है, लेकिन जयपुर जैसलमेर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन पहले जैसलमेर वहाँ पहुंचकर मैं बता दूंगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। तुम अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी हो। मैं कल रात से परेशान हूँ, जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मैंने अपनी पेशानी सहलाते हुए कहा, क्यों, क्या बात है? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। रात के पिछले पहर तुम चोरी छुपे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी? ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरे जबान से निकल गया। वो इस तरह उछल पड़ी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसके चेहरा एक मर्तबा तो धुआं हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उसने पूछा। रात के खाने के बाद तुमसे मुलाकात करने वाला वो अजनबी कौन था और उस आदमी की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जिसकी लाश गेस्ट हाउस के पिछले हुड में मिली थी? मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ओह, सीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तो तुम उस वक्त जाग रहे थे जब मैं कमरे से बाहर गई थी और तुम्हें शुबा है कि उस आदमी को मैंने कत्ल किया है। तुम इसकी वजाहत कर दो तो शायद मेरी उलझन रफा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसकी वजाहत कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। सीता ने जवाब दिया, लेकिन बेहतर होगा कि मेरे बारे में अपने जहन से शुबहात निकाल दो और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ इसके बारे में भी मैं बता दूंगी। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुहाज से दूर ले आई हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, तुम यहाँ रहकर अपनी कौम की वो खिदमत कर सकोगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त तुम इसके बारे में कुछ मत पूछना, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद मैंने वाकई कोई सवाल नहीं किया। सीता ने उस वक्त वही साड़ी पहन रखी थी जो गुज़िश्ता शाम हनुमानगढ़ आने के बाद पहनी थी। उसने पहले साड़ी का पल्लू गिराया और फिर साड़ी खोल कर साड़ी अपने जिस्म से अलग करके एक कुर्सी पर डाल दी और बेड पर पुश्त के बल लेट गई। आओ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। सीता ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और वो सरक कर एक तरफ को हो गई, लेकिन मैं सोफे पर बैठ गया। सीता के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कुछ देर तक मुझसे बातें करती रही और फिर सो गई और मैं कुर्सी पर बैठा उसके बारे में सोच रहा था। न जाने क्या बात थी कि मेरा शुबा कवितर होता जा रहा था कि हनुमानगढ़ वाले रेस्ट हाउस के पीछे हुड में होने वाले कत्ल में सीता का ही हाथ था और मकतूल अजनबी था जिसने वेटर के जरिए पैगाम भेजकर सीता को अलग बुलवाया था। मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरा जहन उलझता गया और फिर मैं भी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा।